जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको पीएल अकाउंट के बारे में बताया था। उसके पहले मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ाया था। और ये जो दोनों अकाउंट आपके थे, ये दोनों अकाउंट फाइनल अकाउंट के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे फाइनल अकाउंट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब भी फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग डेट को बनाया जाता है, 31 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है ना। और मैंने बताया था कि यह एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं और पीएल अकाउंट भी बनाते हैं, और एक बैलेंस शीट भी जो आता है ये भी फाइनल अकाउंट के ही अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको दो स्टेटमेंट आपको बता दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट वाला और पीएल अकाउंट वाला। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका बैलेंस शीट, और ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, और इन्हीं स्टेटमेंट को आज की क्लास में बनाना सीखना। तो देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में बताया जा रहा है। करें कि द बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट दैट समराइज द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। यानी कि बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो समरी बताता है किसका, एसेट्स लायबिलिटी, और एसेट्स लायबिलिटी का, अपने बिजनेस के अंतर्गत एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करता है, समरी बताता है। समझ में आ रहा है ना। एसेट्स मतलब कह रहा है कि जो बैलेंस शीट हमारा होता है, कह रहा है कि बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो समरी बताता है किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज का। मतलब इसमें जो है हम अपने एसेट्स को और प्लस अपने लायबिलिटीज को मेंशन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और लायबिलिटीज के भी बैलेंस को हम इक्वल करते हैं और एसेट्स के भी बैलेंस को हम इक्वल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे चूंकि ये भी बनाया जाता है आपको फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग डेट में, यानी कि 31 मार्च को ही हम इसको बनाने का काम करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किसको हम लायबिलिटी बोलेंगे, किसको हम एसेट्स बोलेंगे, तो आपको बताया भी गया है। लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में अगर लायबिलिटीज आता है, क्या आता है, लायबिलिटीज आता है, तो उसकी बैलेंस शीट बनाते समय उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और राइट साइड में जो होता है वो आपका एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। और लायबिलिटी वाले बैलेंस को और प्लस एसेट्स वाले बैलेंस को, ये दोनों बैलेंस को हम जोड़ेंगे लास्ट में, और दोनों बैलेंस हमारे इक्वल आना चाहिए। अगर लायबिलिटी साइड 10,000 आता है तो एसेट साइड भी कितना आना चाहिए, 10,000 ही आना चाहिए। यह भी एक स्टेटमेंट होता है जो 31 मार्च को ही बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे दिया होगा कि कैसे हम बैलेंस शीट को रेडी करेंगे, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी आपका दे रखा होगा, उसी के आधार पे हम बनाना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट दिया भी है, देखिए देखिए इसमें भी लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। यह जो बैलेंस शीट बना हुआ है ये 31 मार्च 2020 का बना हुआ है, लेकिन कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है, 23 चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम जो बनाएंगे बैलेंस शीट, ये हम 31 मार्च 2023 का बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे एक तरफ आपका लायबिलिटीज हो गया, फिर अमाउंट और फिर अमाउंट, फिर एक तरफ अमाउंट, फिर एक तरफ एसेट्स हो जाएगा, फिर अमाउंट और फिर अमाउंट। मतलब इसमें टोटल 6 कॉलम बनाए जाते हैं। कितने कॉलम, 6 कॉलम, जिसमें लायबिलिटीज का 2 अमाउंट होता है और 2 अमाउंट आपका एसेट्स का भी होता है। अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमको ये सीखना है और ये निकालना है कि लायबिलिटीज क्या है और एसेट्स क्या है। तो जैसे देखिए, लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे तो पहले तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। तो देखिए अभी क्वेश्चन में जो लेफ्ट साइड में आपका दिया हुआ, अभी क्वेश्चन में जो आपके लेफ्ट साइड का दिया हुआ, ये कौन सा पैसा है, लायबिलिटीज का पैसा है। लायबिलिटीज को हम हिंदी में बोल सकते हैं दायित्व होता है एक प्रकार का, हम उसको कर्ज भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैपिटल, कैपिटल हमारे बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। अगला दिया है ड्राइंग, ये भी हमारे बिजनेस का लायबिलिटीज होता है। और ये लॉस हो रहा है तो ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, लायबिलिटीज है। फिर इसके बाद से यहाँ पे एड प्रॉफिट, में ये जो लेफ्ट साइड में आपका दिया हुआ है ये सब हमारे क्या है, सब लायबिलिटीज है। सब ये हमारे क्या है, बिजनेस के लायबिलिटीज है।
जैसे एक सन्ड्री क्रेडिटर भी दिया है, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस दिया है, बिल पेबल्स दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब मैंने आपको बताया था, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर। अगर हम उधार माल उससे परचेज करते हैं तो उसको पैसा हमको देना होता है, वो पैसा हमारे लिए लायबिलिटीज का पैसा कहलाता है। तो ये तो आपका हो गया किस साइड का, लायबिलिटीज का। आपका पूरा आपने लेजर यहाँ पे तैयार कर लिया और इसका बैलेंस भी आपने मेंशन कर लिया। बैलेंस मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपने इसका टोटल दिखा दिया। अब इसको कैसे समझेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये समझिए कि लायबिलिटीज और एसेट्स, और राइट साइड में आपका क्या हो गया, एसेट्स हो। ये सब हमारे बिजनेस के हैं क्या, एसेट्स। तो एसेट साइड को हम राइट साइड में लिखेंगे और उसका जो बैलेंस होगा हम इसमें मेंशन करते जाएंगे, और लास्ट में इसका भी टोटल करेंगे और लास्ट में इसका भी टोटल करेंगे। यानी कि लायबिलिटीज का पैसा एसेट्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बराबर होगा कैसे, ठीक है, कैसे हम इसमें बैलेंस भरेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन आपको करना होगा। जैसे इसमें आप खुद देखिए, इसमें दो अमाउंट बना हुआ है, तो एक अमाउंट में कुछ लिखा हुआ है और इधर अगर देखेंगे तो इस साइड अमाउंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका अमाउंट यहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ है। तो जैसे इसको हम समझेंगे कैसे, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लेस करके लिखा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए आपने अपनी बिजनेस में कैपिटल लगाया, उस बैलेंस को आपने मेंशन कर दिया। बैलेंस स्टार्ट मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगाते हैं ना, उस कैपिटल वाले बैलेंस को आपने इसमें मेंशन कर दिया। फिर मान के चलिए कि आपके बिजनेस से कुछ ड्राइंग हुआ, ड्राइंग का मतलब निजी खर्च हुआ, तो निजी खर्च जो आप कर रहे हैं तो उसका बैलेंस कुछ होगा, उस बैलेंस को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो चूंकि अगर हम लेस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेस, लेस का मतलब ये होता है वो पैसा उसमें से घटेगा, किसमें से, कैपिटल में से। कैपिटल आपने 10 रुपया लगाया, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आपने 10 रुपया लगाया और आपके बिजनेस में जैसे कि आपने ड्राइंग कर लिया कितना रुपया, 2 रुपया, तो शेष कितना बचा, 8 रुपया। अब चलिए पुनः आपके बिजनेस में लॉस हो गया 2 रुपया, तब कितना बचा, 6 रुपया बचा। और कह रहा है कि एड प्रॉफिट, और मान के चलिए कि 2 रुपया ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 8 रुपया, और 2 रुपया जो है और आपको कैपिटल भी मिल गया। तो यही हम फाइनल अकाउंट, फाइनल बैलेंस में 10 रुपया। लेकिन कब, ये कैलकुलेशन करने के बाद, अभी नहीं समझ में आएगा, इसकी फॉर्मेट बना करके हम आपको समझाएंगे तब समझ में आएगा। इसकी फॉर्मेट बना करके हम समझाएंगे तब आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिया हुआ है समझने के लिए। यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, देखिए इसी फॉर्मेट में हमको डेटा को बनाना है, यही है ना। देखिए जैसे इस फॉर्मेट में बनाया गया है, इसी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्या करना है, अपना बैलेंस शीट रेडी करना है। देखिए लायबिलिटीज का है तो लायबिलिटीज साइड में लिखा हुआ है, और एसेट्स का है तो एसेट साइड में लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने अपनी बिजनेस में कैपिटल लगाया क्या रुपया, 1,20,000 रुपया मैंने कैपिटल लगाया, इसमें से भी मैंने खर्चा कर दिया क्या, 1,000 रुपया, 6,000 रुपया, और प्लस हमारे बिजनेस में लॉस हो गया 14,200 रुपया। देखिए दो मैंने खर्चा किया है, एक 14,200 और एक 6,000, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20,200। 20,200 रुपया किसमें से माइनस होगा, 1,20,000 रुपये में से। तो 1,20,000 रुपये में से अगर आप जो है 20,200 माइनस करेंगे तो 99,800 शायद बचेगा, 99,800 आपका बचेगा। अब कह रहा है कि आपके बिजनेस में कैपिटल मिल गया क्या रुपया, आपके कैपिटल मतलब आपके बिजनेस के कैपिटल में इंटरेस्ट आपको मिल गया कितना रुपया, 7,200 रुपया। तो 99,800 शेष आपका बचा ही था, और प्लस आपके ब्याज मिल गए 7,200। इस टोटल बैलेंस को आप जोड़ेंगे तो 1,07,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको हम एक्सेल पे समझाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी ये फॉर्मेट आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेल पे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो बैलेंस शीट आपका बना हुआ है यही है ना, चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले ध्यान से समझिए।
इसको हम पूरा को मिटा देते हैं। अब चलिए, अब आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल लगाया जा रहा है कितना, 1,20,000 रुपया। तो इस बैलेंस को हम कैपिटल वाले में ला करके मेंशन करेंगे, यहाँ पे ला देंगे कैपिटल वाले में, और इसका बैलेंस लिखेंगे 1,20,000। ध्यान से समझिएगा, एक जीरो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि लेस ड्राइंग, मतलब लेस ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जो आपके व्यापार में जो आपका निजी खर्च हुआ, कै रुपया हुआ, 6,000 रुपया। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो बिजनेस का ड्राइंग होता है, जो भी ड्राइंग होते हैं, वो ड्राइंग हमारी पूंजी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, घटाता है। या तो अपने जो है ड्राइंग के तौर पे, या तो कुछ प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, या तो आप कैश निकाल लीजिए। दोनों ही मामले में हमारा कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। तो यहाँ पे 6,000 रुपया क्या है, एक्सपेंस है ना। तो यहाँ पे ड्राइंग वाले में लिखेंगे क्या रुपया, 6,000 रुपया। और भी हमारे क्या मतलब लॉस हो रहा है, 14,200 रुपया हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है। नेट लॉस क्या दिया है, नेट लॉस कहां से निकल करके आएगा, पीएल अकाउंट से। आपके बिजनेस में लॉस हुआ कितने रुपए का, अरे दो ही मिलेगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। तो अगर हमको लॉस हो रहा है तो क्या रुपया, 14,200 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे आप भरेंगे 14,200 रुपया। अब देखिए, अब ये 1,20,000 में से दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो इक्वल 1,20,000 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और माइनस कर दीजिएगा 14,20,200 माइनस कर दिए, कितना बचा, 99,800। ये हम कैपिटल बता सकते हैं ना, क्योंकि खर्चा करने के बाद शेष बचा हुआ, ये हमारे बिजनेस का क्या है, कैपिटल है, और हाँ बचा हुआ पैसा। अब अगला हम जो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके बिजनेस पे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है कितना रुपया, 7,200 रुपया। तो चूंकि इसमें ऐड लिखा हुआ है, तो जब ऐड की बात आएगी तो कैपिटल में जुड़ेगा, क्या होगा, कैपिटल में जुड़ेगा। कितना पैसा, 7,200, यहाँ पे हम भर देंगे 7,200। अब देखिएगा, यहाँ पे 99,800 आया ही था, तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन आपको करके देखना है, इक्वल करिएगा, और यहाँ पे लिखना है 99,800 प्लस 7,200। अब एंटर करिए, 1,07,000। कोई दिक्कत, समझ में आया। ये 1,07,000 कहां से आया, कोई कंफ्यूजन है। अब इस बैलेंस को यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से सारा कैलकुलेशन करने के बाद इस समय का हम कैपिटल बता सकते हैं 1,07,000 रुपया है प्रेजेंट में, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब यहाँ पे जो दिया है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हमारे बिजनेस के ऊपर जो लंबा टाइम का जो क्या होता है, लोन होता है, उसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म लोन के नाम से जानते हैं। तो हमारे बिजनेस में लंबा टाइम का लोन कितने रुपए का है, 20,000 रुपए का। तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा लॉन्ग टर्म लोन में कितना रुपया, 20,000 रुपया, 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया है, अगला दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ये कितना दिया है, 15,000 दिया, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिया ही है, इसमें भर देंगे कितना, 15,000 भर देंगे। इसको पूरा लिख लीजिएगा 15,000, और इसका पूरा लिख लीजिएगा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कितना रुपया है, 15,000 रुपया। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 8,000 रुपया दिया हुआ, जो करंट लायबिलिटीज में, किसमें, करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस में जो छोटे मोटे कर्ज होते हैं, उसको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, ये हमारे बिजनेस के छोटे मोटे कर्ज होते हैं। क्या होते हैं, छोटे मोटे कर्ज होते हैं, इनका भी बैलेंस इसमें मेंशन करना होता है। जैसे इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का जो लोन है हमारा कितना रुपया, 8,000 रुपया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि स्टाफ को सैलरी देना था, पिछले महीने का सैलरी अभी इस समय तक बकाया मैंने नहीं दिया है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, वो भी हमारे बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। तो इसको हम भरेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट में 8,000, आउटस्टैंडिंग में 6500, 8,000 हो जाएगा। और इसमें हम भरेंगे कितना रुपया, 6500 रुपया इसमें हम भर देंगे। अब तो कुछ छूटा नहीं है, सिंडिकेटर ऊपर चला गया, कितना है, 14,000 रुपया। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंडिकेटर को हम यहाँ पे भर देंगे, 14,000 रुपया है ना, 14,000 है ना, 14,000। अब चलिए, इस बैलेंस की कैलकुलेशन आपने करके यहाँ पे लिख ही लिया है। अब इस बैलेंस को भी आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, और इसका बैलेंस आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करिए,
और इस पूरे नंबर को हम सिलेक्शन कर लेते हैं, अब एंटर करते हैं 63,500। इस साइड आ गया आपका 63,500। अब चलिए, अब हम कैसे ये जांच करेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन सही है कि गलत है। अब आप इस साइड आ जाइए सबसे पहले। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब इस दोनों को अमाउंट को आप जोड़ लीजिए, इक्वल करिए और यहाँ पे सम लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा। 1,07,000 और प्लस 63,500 कितना आ गया? 1,70,500। किस साइड? लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड भी कितना आना चाहिए? उतना ही आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बैलेंस दिया हुआ है पूरे बैलेंस को बस मेंशन करते जाएंगे। जैसे 7,000 गुडविल का दिया है तो गुडविल हम यहाँ पे भर देंगे कितना? 7,000 रुपया। हाँ, इसमें हम 7,000 फाइनल अमाउंट में भरिएगा 7,000। इसके बाद से आपका अगला जो दिया हुआ है इसी के हिसाब से हमको भरना है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये भी कितना दिया है? 6500। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इसमें हम भर देंगे 6500 और इसी फॉर्मेट में हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला जो दिया है वो है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, कितना रुपया? 32,000 रुपया। इसमें हम भर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग में 32,000 रुपया। इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 32,000 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपया? 32,000 रुपया। अब चलिए अगला क्या दिया है? अगला क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? 16,500 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी में भर देंगे 16,500 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो केवल हम बैलेंस भर रहे हैं। किसका बैलेंस? एसेट्स है तो एसेट साइड में और लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी साइड में। बस ये बैलेंस को आपको भरना आना चाहिए कि कौन किस साइड हम बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी अपनी क्वेश्चन में मिला होगा, अगर एसेट्स है तो एसेट्स को बैलेंस शीट बनाते समय राइट में लिखेंगे और लायबिलिटीज है तो लेफ्ट में लिखेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहा हूँ। किसका? तो ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं तो लायबिलिटीज वाला तो अमाउंट हमारा हो ही गया, इसकी कैलकुलेशन मैंने कर ही लिया। अब किसका बाकी है? एसेट्स वाला बाकी, तो वही एसेट साइड का बैलेंस भर रहे हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? 16,500 रुपया। चलिए अगला दिया है, यहाँ पे लिखा है अगला करंट एसेट्स में कमीशन एक्यूड, ये कितना दिया है? 250। कमीशन एक्यूड, कमीशन एक्यूड में कितना दिया है? 250 रुपया। अगला जो देखेंगे हम तो अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है कमीशन डिपॉजिट। एक तो क्रेडिट में था और एक इसमें आ गया डेबिट में आ गया। तो डिपॉजिट यहाँ पे डेबिट में आ जाएंगे और डिपॉजिट की कितना बैलेंस दिया है? 10,500 रुपये। 10,500 रुपये। अब चलिए अगला क्या दिया है? तो अगला जो लिखा हुआ है इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा है 750 रुपये। ये प्रीपेड इंश्योरेंस में भर देंगे कितना? 750 रुपये। कितना है? 7,750 रुपया। अगला क्या दिया है? अगला जो आपका दिया हुआ है ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक के मतलब मैंने आपको बार बार बताया है कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में शेष बचा हुआ जो स्टॉक होता है उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो कितना दिया इसका बैलेंस? 21,000 दिया। क्लोजिंग बैलेंस में भर देंगे 21,000। सन्ड्री डेबिटर है आपका। सन्ड्री डेबिटर किसको बोला जाता है? 24,000 है। सन्ड्री डेबिटर बोला जाता है अपनी कस्टमर को, उससे पैसा हमको लेना होता है। और सन्ड्री क्रेडिटर बोला जाता है अपनी सप्लायर को, उसको पैसा हमको देना होता है। अब चलिए अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा है बिल रिसीबल, कितना? 18,000। यहाँ पे देखिए बिल रिसीबल, बिल रिसीबल 18,000 यहाँ पे हम भर देंगे। अगला क्या दिया है? कैश एट बैंक कितना? 15,300 रुपये। कैश एट बैंक 15,300 रुपये। और कैश इन हैंड भी दिया होगा। कैश इन हैंड में दिया हुआ कितना? 8,700। यहाँ पे हम भर देंगे कैश इन हैंड में 8,700 भर देंगे। और कुछ छूटा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ दिया है? 10,000 रुपया दिया है। इस बैलेंस को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये 10,000 रुपया आ जाएगा। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है? इसमें डिफरेंट क्यों दिखा रहा है, इसमें ऐसे नॉर्मल क्यों दिखा रहा है? इसमें डिफरेंट क्यों दिखा रहा है? तो देखिए इसमें हेडिंग दिया है फिक्स एसेट्स में क्या क्या है। तो आपका गुडविल आएगा, पेटेंट आएगा, लैंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट मशीनरी आएगा। सबका बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे जोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना? सबका बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है
और यहाँ पे जोड़ दिया है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से मैंने बनाया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों फॉर्मेट से आप बना सकते हैं, बैलेंस आपका इक्वल आना चाहिए। और चूंकि देखिए इसके लिए इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप ये ऐसा कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। इसमें चूंकि घटाना बढ़ाना होता है और इसमें तो कोई घटाना बढ़ाना है ही नहीं, केवल जोड़ना है, तो सबसे बेहतर होगा कि राइट साइड में आप कर लीजिए। अब इसका बैलेंस यहाँ पे जोड़ करके बताया है 62,000 रुपये, और इसमें भी प्लस हो गया कितना, 10,000 रुपया। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कमीशन एक्यूड है, डिपॉजिट है, प्रीपेड है, क्लोजिंग स्टॉक है, सैंडी डेबिटर है, बिल रिसीवेबल है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है। इस पूरे बैलेंस को यहाँ पे मेंशन किया है और पूरे को जोड़ दिया है। तो वही हम जो है लेफ्ट में ना लिख करके उसी को मैंने पूरा राइट में लिख दिया है और एक बार सबको जोड़ लेंगे। समझ में आया? अब चलिए, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या राइट साइड वाला भी 1,07,000 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1,00,000 कितना है, 70,000। एक मिनट, एक गलत हुआ। अब यहाँ पे आ जाइएगा, इक्वल सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस पूरे डेटा को हम एक साथ सिलेक्शन करके जोड़ देंगे, एंटर करेंगे तो अमाउंट आ गया कितना, 1,70,500 रुपये। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट क्या है, सही। अगर इस साइड का अमाउंट ज्यादा आता और इस साइड का अमाउंट कम आता तो भी आपका बैलेंस शीट गलत हो जाता। इसलिए बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट है कि दोनों अमाउंट आपका इक्वल आना चाहिए, यानी कि एसेट्स बराबर होता है आपका लायबिलिटीज। कोई दिक्कत किसी को, तो ऐसे ही आपको लैब में चल करके बनाना हो, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और इसमें डिपॉजिट डेबिट। हाँ देखिए, यहाँ पे दिया है सबसे पहले लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। जैसे कि मान के चलिए हम कंपनी से अगर हम लोन ले लेते हैं तो उस पैसे को हम लंबा समय तक डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। और यहाँ पे डिपॉजिट डीआर का मतलब ये है कि जैसे कि ये जो डिपॉजिट पैसा हो रहा है ये कस्टमर के माध्यम से डिपॉजिट हो रहा है, तो हमारे कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और एक प्रकार का एसेट्स, इसलिए डिपॉजिट डीआर को हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे, इसको एसेट्स कर देंगे। और यहाँ पे जो दिया है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ये चूंकि हमारा लोन का पैसा है इसलिए हम इसको लायबिलिटीज में रख देंगे। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन जो हम अपने बिजनेस में लंबे समय तक लोन हम जो देते हैं उसी को लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। लोन हम देते हैं नहीं दे, जैसे डिपॉजिट का मतलब जो हम हर टाइम ले जाके जमा कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने जो लोन लिया अपने बैंक से लंबा टाइम के लिए, जो मैंने लोन प्राप्त किया है, कुछ बैलेंस होगा, उसी बैलेंस को हम लायबिलिटीज में रखते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने बैंक से आपने 10 लाख रुपया ले लिया, तो 10 लाख आप दिखाएंगे ना कि हमारे बिजनेस का लायबिलिटी है, वो पैसा हमको देना है, और बाकी आप जो चुकाएंगे वो आप नहीं दिखाएंगे, वो भी तो आप कर्ज चुका रहे हैं, तो उसको भी हम लायबिलिटीज ही बोलेंगे। और कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, पेशेंट नहीं लिखे, पेटेंट लिखा हुआ है। जैसे पेटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए आप कुछ गुड्स आप तैयार करते हैं, तो कई लोग होते हैं जो उसकी कॉपी करते हैं, कुछ आप गुड्स तैयार करते हैं तो उसकी कई लोग कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने को ही हम इसमें जो है अकाउंटिंग लैंग्वेज में पेटेंट नाम से बोलते हैं, इसको कॉपीराइट बोला जाता है। तो पूरा पूरा कॉपी नहीं करते हैं, आपका कंपनी कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन आपका कुछ कुछ प्रोडक्ट होगा जो आपको कॉपी करके इसमें ला करके रखेंगे, उसको पेटेंट बोलते हैं। एक बात है, जब लोन हम लिए हैं चुका रहे हैं तो ये डिपॉजिट हम कर रहे हैं, वही हाँ, तो लोन का ही तो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। जो हम चुकाएंगे तो कम नहीं होगा लोन, कम होगा, लेकिन कौन सा पैसा बोला जाएगा उसको, लायबिलिटीज का ही तो पैसा बोला जाएगा। तो दोनों क्यों दिखा है, ये नहीं समझ पा रहा। नहीं, तो दोनों एक बार में मैंने प्राप्त किया और एक बार हम चुका रहे हैं, तो भी हमारा लायबिलिटी होना चाहिए जब हम चुका रहे हैं। हाँ, तो लोन बिल्कुल कम होगा, लेकिन कौन सा पैसा कम हो रहा है, लायबिलिटीज का ही पैसा कम हो रहा है ना, तब इसीलिए लायबिलिटी उसको बोला गया। अगला कोई ऑप्शन, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमको कैपिटल पे ब्याज मिला हुआ है, तो हमारा ब्याज मिला हुआ है कैपिटल का, तो ये कैपिटल में हमारा जुड़ेगा ना। अरे ब्याज है तो इनकम हो रही है, तो इनकम को प्लस करेंगे इसमें ना कैपिटल को। और कोई कंफ्यूजन? और कोई कंफ्यूजन है? पीछे बात नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए इसमें। जो सैलरी हम दे नहीं पाए हैं, अगले महीने देंगे वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा, हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है, इसी के आधार पे बैलेंस शीट आपका दिया होगा। देखिए पेज नंबर 30 से 31 निकालिए। कर्ज होता है, लायबिलिटी मतलब कर्ज होता है।